तो ये आईसीटिकल अवार्डिंग बॉडी है यूके की तरफ से, और ये जो कोर्स लाए हैं ये है रिग सेफ्टी पास सर्टिफिकेट। रिग आप लोगों को पता है कि ये ऑयल एंड गैस जो इदारे हैं, ठीक है, जो ऑयल एंड गैस की कंपनियां होती हैं जो रिगिंग करती हैं, उसके सेफ्टी पास के लिए सर्टिफिकेट ये कोर्स एक लॉन्च किया गया है। इसका यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू रिग सेफ्टी एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। तो यूनिट नंबर 1 में हम पढ़ेंगे रिग सेफ्टी है क्या, और ये जो इंडस्ट्री है इसके स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन सी कानूनी दफात अब तक या कौन कौन सी रेगुलेशंस अब तक मुख्तलिफ ममालिक जो हैं इसके लिए बना चुके हैं। तो ये यूनिट 1 में ये कोर्स असल में रिग सेफ्टी पास अ, जो कोर्स है या ये जो इदारा है, ये अमेरिकन इंडस्ट्री है, अमेरिकन इदारा है, ठीक है। जो अमेरिका ने ऑयल एंड गैस जो फील्ड्स हैं उसके लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। और ये कोर्स जो है वो अमेरिका में जो इदारा है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ड्रिलिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, IADC, एक मशहूर इदारा है अमेरिका का। तो उसने वैसे तो ये इदारा 2010 में बना है। तो IADC, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ड्रिलिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, तो ये उस इदारे ने फिर ये आगे कोर्स और इसके दफात और कानूनी जो दफात हैं और इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो कोर्स है ये डिज़ाइन किया है। ये कोर्स आप यूँ समझ लें कि 2020 में, 2020 में ये आया है रिग सेफ्टी पास का। उसके बाद से जो है मुख्तलिफ इदारे और कंपनियां इसको फॉलो कर रही हैं और इसको इम्प्लीमेंट भी कर रही हैं। तो ये जो रिग सेफ्टी पास का आप कोर्स करेंगे, जिस तरह आप सेफ्टी के कोई भी कोर्स आप करते हैं, ठीक है, उसमें आप सेफ्टी ऑफिसर कहलाते हैं, सेफ्टी इंस्पेक्टर कहलाते हैं, सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी मैनेजर, QHSE मैनेजर, तो ये चीज़ें होती हैं उसके अंदर। तो ये जो आप इंट्रोडक्शन टू रिग सेफ्टी पास, यानी कि रिग रिग सेफ्टी पास, ये पूरा एक लफ्ज़ है, ठीक है। जो पीछे आप देखें, मैं इसको बैक स्टेप पे ले जाऊं, ठीक है, ये पूरा एक लफ्ज़ है, ठीक है। रिग सेफ्टी पास ये पूरा एक वर्ड है, ठीक है, इसमें स्पेस नहीं है। तो रिग सेफ्टी पास का आप सर्टिफिकेट करेंगे या रिगिंग की इस फील्ड में जो मुख्तलिफ पोजीशंस हैं, जो डेजिग्नेशंस हैं, जो लोग काम करते हैं, ठीक है, उनके नाम शाम भी मैं बता देता हूँ आपको। आगे वैसे आएंगे इसके चैप्टर्स में, इसकी स्लाइड्स में, ठीक है। एक इसमें जो मेन जो लेबर होता है, जो लेबर वर्कर होता है इस रिग सेफ्टी में, रिगिंग में, तो उसको कहा जाता है रोस्ट अबाउट, ठीक है, राउस्ट अबाउट। जो इनिशियल लेवल का जो वर्कर होता है, ठीक है, जो रिग सेफ्टी में, जो रिगिंग में, ठीक, ऑयल एंड गैस की जो ड्रिलिंग वगैरह होती है उसमें जो आम वर्कर होता है, जो सफाई शफाई का काम करता है, ठीक है, या सामान सामान उठाता है, या बेसिक लेवल की जो आपके साथ मदद वगैरह करता है, उसको राउस्ट अबाउट कहा जाता है। एक दूसरा है रफ नेक, ठीक है। रफ नेक कौन कहलाता है ऑयल एंड गैस फील्ड्स में? रफ नेक जो उसको कहते हैं जो जिस जो सही एक्सपीरियंस्ड मैन होता है, एक्सपीरियंस वर्कर होता है, जिसको रिगिंग का पता होता है, ठीक है। तो वो जहाँ ड्रिलिंग वगैरह होती है, जहाँ ऑयल एंड गैस की ड्रिलिंग होती है, ऑयल एंड गैस निकाली जाती है, कंपनियां काम करती हैं, वो उस मुकम्मल जो प्रोसेस होता है, जो अमल होता है, उससे बखूबी वो वाकिफ होता है, उसको कहा जाता है रफ नेक। एक फिर इस फील्ड्स में मुख्तलिफ नाम पुकारे जाते हैं, फ्लोर मैन, ठीक है, फ्लोर हैंड, ठीक है। तो जो ड्रिलिंग जो काम हो रहा होता है, ठीक है, और उसमें और मशीनरी के हवाले से जिसको सारा कुछ पता होता है उसको फ्लोर मैन कहा जाता है, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट मैन। डायरेक्ट मैन
जो रिगिंग के जो अपर लेवल का जो हिस्सा होता है, ऊंचाई वाला जो हिस्सा होता है, उस पे वो सारा कुछ वो काम करता है। उसको डायरेक्ट मैन कहा जाता है, ड्रिलर होता है, ठीक है, जो मुकम्मल ड्रिलिंग ऑपरेशन को मुकम्मल कंट्रोल करता है। तो ये एक पूरी टीम होती है जो इस दौरान जो है वो एक टूल पुशर भी होता है, एक रिग मैनेजर भी होता है, रिगर भी होता है, ठीक है। तो ये सारे जो है ना, ये जो फील्ड है, इसमें इन लोगों के डेजिग्नेशंस हैं और उनकी सारी पार्टिसिपेशन है। अंडरस्टैंड दी की सेफ्टी रेगुलेशंस एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स रिलेवेंट टू रिग ऑपरेशंस। कहते हैं रिग ऑपरेशन से रिलेट करती हुई हमने की सेफ्टी रेगुलेशंस को, जो सेफ्टी के कवानीन हैं और जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसको हमने देखना है, समझना है, ठीक है। रिग ऑपरेशंस, रिग ऑपरेशंस वेदर ऑफशोर और ऑनशोर। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? स्टूडेंट्स? जी जी सर, आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक हो। Rig operations, whether offshore or onshore, are inherently hazardous due to the presence of heavy machinery, high pressure systems, flammable materials, and challenging environmental conditions. To manage these risks effectively, To manage these risks effectively, a comprehensive framework of safety regulations and industry standards has been established globally. Understanding these frameworks is crucial for maintaining safety and compliance in rig operations. इसमें दो वर्ड्स यूज हुए, ऑफ शोर और ऑन शोर। तो रिगिंग का आप सॉफ्टवेयर पढ़, रिगिंग का कोर्स आप कर रहे हैं, तो रिगिंग आपको पता है कि दो तरीकों से होती है, एक ज़मीन के ऊपर होती है और या तो समंदरों में होती है, ठीक है। ज़मीन के ऊपर कोई ऑयल एंड गैस की फैक्ट्रियाँ हो, ठीक है, ड्रिलिंग का काम कर रही हों ज़मीन ज़मीन पर, ठीक है, तो उसको ऑन शोर कहा जाता है। ऑफ शोर उनको कहा जाता है जो समंदरों में जो ड्रिलिंग हो, समंदर की नीचे तहों में ड्रिलिंग वगैरह होती है, ऑयल एंड गैस निकाली जाती है, ठीक है, उनके वेल इन्वेंशंस होती हैं, ठीक है, जो तेल के कुएं दरियाफ्त होते हैं पानियों में, तो उसको ऑफ शोर कहा जाता है। तो कहते हैं ये जो ऑफ शोर हो या ऑन शोर हो, ठीक है, क्योंकि है तो सारे ईंधन है, सारे गैसेस है, ठीक है, और फ्यूल है, ठीक है। तो ये तो कहते हैं इनहेरेंटली हैजर्डस, कहते हैं फितरती तौर पर जो है ना, ये तो है ही, होता ही खतरनाक है, हादसाती होता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर हैवी मशीनरी, हाई प्रेशर सिस्टम यूज होता है इसमें, और सारे जो है वो तापकारी मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं, यानी कि शुआओं वाले मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं इसके अंदर। तो ये बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल एक इन्वायरमेंट के लिए भी एक बड़ा कंडीशनल सा एक अमल होता है। तो कहते हैं ये तो होते ही बड़ा खतरनाक सा होता है काम, इसलिए इसको बड़े मुनासिब अंदाज में देखभाल के हमने सेफ्टी कल्चर को, सेफ्टी रेगुलेशंस को फॉलो करना है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, ताकि इस पूरे अमल में जो हेल्थ एंड सेफ्टी जो है और लोगों की सेहत वगैरह, उसका बड़ा ख्याल रखा जाए रिगिंग में। ये बड़ा कहते हैं बारीक बीनी वाला काम है, ठीक है, और मोहतात से काम, एहतियात से काम करने वाला जो है ना ये अमल है। इसमें थोड़ी सी भी कोताही कहते हैं बहुत बड़ी आप लोगों के लिए हादसात क्रिएट कर सकती हैं। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल एंड नेशनल सेफ्टी रेगुलेशंस। सबसे पहला है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ओशा। ये भी अमेरिकन इदारा है, ओशा, OSHA, a US-based regulatory body that sets and enforces standards for safe and healthy working conditions. ओशा का कोर्स आप लोगों ने किया होगा, आयोश होता है, ओशा होता है। तो ओशा आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर सारा कुछ फ्यूल के बारे में और फायर के बारे में और फायर सेफ्टी, फायर ट्रायंगल, हेल्थ एंड सेफ्टी, ये सारा कुछ उसके अंदर पढ़ाया जाता है। तो कहते हैं उस वो भी एक स्टैंडर्ड बनाया गया है हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए, और ख़ास तौर पर रिगिंग के लिए उसको बड़ा फॉलो किया जाना चाहिए।
हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव HSE यूके, ठीक है। ओशा तो यूएसए का था, अमेरिका का था। ये हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव HSE इसको कहा जाता है, ये यूके वालों का है। यूके वालों ने भी रिग ऑपरेशंस के लिए, रिगिंग के इस अमल के लिए, ठीक है, ड्रिलिंग के लिए, उन्होंने भी एक कानून बनाया है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल। और ये जो कानून है ये रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेशन एनफोर्समेंट ऑफ वर्क प्लेस हेल्थ, काम की जगह में जो हेल्थ का, सेफ्टी का और वेलफेयर का, ये इस कानून पर मुश्तमिल है। एक दूसरा है IADC, जिस तरह मैंने पहले आपको इस कोर्स के इंट्रोडक्शन में बताया था। IADC इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ड्रिलिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। ये कहते हैं डेवलप्स ऑपरेशनल एंड सेफ्टी गाइडलाइंस फॉर ड्रिलिंग कॉन्ट्रैक्टर्स। तो कहते हैं ये एक इदारा बना है जो क्या करती है, जो ड्रिलिंग के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके सेफ्टी गाइडलाइंस और उनके ऑपरेशन को सारों को देखना और ये सारा ऑपरेट करना, ये इस इदारे की जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, ये एब्रीवेशंस भी आप लोगों ने याद रखनी है क्योंकि पेपर में काम आएंगी, पेपर में पूछा जाए तो। वैसे भी नोट्स बनाएं, जो स्लाइड आपको इम्पोर्टेंट लगे आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। और फिर वैसे तो एंड में रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। तो ये है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स ना भी मिल सकें या कोई देर वगैरह हो जाए तो पेपर्स के लिए जो है ना आपकी ये नोट्स लाजमी है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, ये क्या करती है, सेट्स, कहता है ये कायम करती है सेफ्टी एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड, सेफ्टी और इन्वायरमेंट के स्टैंडर्ड्स कायम करती है फॉर शिप्स, बहरी जहाज़ों के लिए, इंक्लूडिंग ऑफशोर, ठीक है। तो कहते हैं कि ऑफशोर रिगिंग के लिए जो है ये बाकायदा इदारा बना है IMO, बड़े बड़े मेरीन्स वगैरह के लिए, शिप्स के लिए, ठीक है, और जिस पर ड्रिलिंग होती है ये उसके लिए इदारा बना। API स्टैंडर्ड्स, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, API का मतलब है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, प्रोवाइड्स गाइडलाइंस ऑन रिग इक्विपमेंट, वेल कंट्रोल, फायर प्रोडक्शन एंड मोर। जो ये एक इदारा बना है जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है आपको रिग्स के इक्विपमेंट्स के लिए, ठीक है, कुओं के दरियाफ्त के लिए, ठीक है, और आग से बचाव के लिए और बड़ी चीज़ों के लिए API स्टैंडर्ड सेट करती है। और ISO स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO का मतलब है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये भी एक यूके का इदारा है जिसके तकरीबन 23,000 से ज़्यादा इसके स्टैंडर्ड्स हैं। हर चीज़ के लिए उन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये ISO 45001 का स्टैंडर्ड बाकायदा हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए, मैनेजमेंट सिस्टम के लिए उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। बी कैटेगरी है की सेफ्टी एरियाज कवर्ड बाय रेगुलेशंस, ठीक है। इसमें परमिट टू वर्क सिस्टम है, कहते हैं इस काम के लिए इंश्योर कंट्रोल ऑफ हाई रिस्क एक्टिविटी लाइक कन्फाइंड स्पेस इंट्री, हॉट वर्क एंड इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस। कहते हैं बाकायदा तौर पर रिस्क सेफ्टी के लिए परमिट टू वर्क जो है ना ये लाजमी सिस्टम होना चाहिए। ये नहीं कि हर एक को आप काम हवाले कर दें और वो काम शुरू कर दें। कहते हैं ये काम तो फितरती तौर पर वैसे ही बड़ा हादसाती है और आप फिर किसी नातजर्बाकार बंदे को आप दे दें, ठीक है, या उस पर नातजर्बाकार लोगों को अपॉइंट करें तो क्या होगा कि और ज़्यादा जो है वो। जी आवाज़ आ रही है सलीमुल्लाह? कोई नेट प्रॉब्लम ना हो आपकी साइड पे? आवाज़ बाकी स्टूडेंट्स को आ रही है क्लियर? जी सर, आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है मुझे तो। आवाज़ आ रही है जी। सलीमुल्लाह आप ज़रा अपनी नेट कनेक्शन को देख लें, ठीक है, कोई आगे पीछे हो जाए ताकि नेट की जो है तवाज़ुन। जी विशाल खान आपकी तरफ भी कोई नेट प्रॉब्लम है? आपकी आवाज़ भी ब्रेक ब्रेक होके आ रही है। सर मेरी तरफ आपकी आवाज क्लियर आ रही है सर। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू थैंक यू। परमिट टू वर्क PTW इसको कहा जाता है, इसका भी जो है ना बड़ा ख्याल रखना है।
हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, हिरा। हिरा एक कानून है, ठीक है, HIRA, ये एब्रीवेशन है किस चीज का? हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, मैंडेटरी बिफोर कंडक्टिंग एनी एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल रिस्क इन्वॉल्व्ड। ठीक है, ये एक कानून बना है यूके का, जो क्या करती है, जो आपको इंडिकेट करती है, जो आपकी रहनुमाई करती है कि कोई भी बड़ा काम करने जा रहे हैं या जिस पे रिस्क ज़्यादा है, ठीक है, और जो इनहेरेंटली हैजर्डस हो, जिसमें ज़्यादा रिस्क हो, लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस उसके ज़्यादा हों, ठीक है, तो उसके लिए जो है ये एक असेसमेंट प्लान डिज़ाइन किया गया है। हेरा नाम है उसका, HIRA। इमरजेंसी रिस्पांस प्लानिंग, ERP। ERP आप लोग वर्किंग क्योंकि कर रहे हैं फील्ड में, ERP बाकायदा टीम होती है जो इमरजेंसी रिस्पांस प्लानिंग ये सारी उनके जिम्मे होती है। इंक्लूड्स एवेक्यूएशन प्रोसीजर्स, फायर फाइटिंग प्रोटोकॉल्स एंड मेडिकल रिस्पांस रेडीनेस। तो कहते हैं कि जब आप रिगिंग वगैरह के इस अमल में शरीक हैं तो ये कॉन्ट्रैक्टर से मुखातिब हैं कि ERP सिस्टम होना चाहिए कि कोई भी हादसाती तौर पर कोई हादसा वाक़या को पेश आता है तो वहाँ पर जो है बाहर निकलने के रास्ते, एवेक्यूएशन प्रोसीजर के बाहर निकलने के जो प्रोसीजर्स हैं उसकी पहले से आपने कोई प्लानिंग श्लानिंग की हो, और बाहर एग्जिट के रूट्स और सब कुछ पता हो। तमाम जो वर्कर्स हैं जो इस अमल का हिस्सा हैं उनको भी बखूबी इस चीज़ का इल्म हो, वाकिफ़ हों इस चीज़ से। फायर फाइटिंग के तमाम प्रोटोकॉल्स आप फॉलो कर रहे हो और मेडिकल रिस्पांस टीम भी मौजूद हो। ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स, personnel must be trained in basic rig safety, first aid, फायर फाइटिंग एंड जॉब स्पेसिफिक प्रोसीजर्स। वही बात आ गई कि ट्रेनिंग हो बाकायदा इस रिगिंग की तमाम वर्कर्स की पे दर पे, ठीक है, जो इस फील्ड से मुंसलिक हों तो उनको हर माह या जब भी ज़रूरत पड़े ट्रेनिंग मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। या कोई न्यू मशीनरी आती है कि कॉन्ट्रैक्टर या स्टेक होल्डर या कोई भी वो न्यू कोई इक्विपमेंट लेकर आते हैं या कोई न्यू मशीनरी आती है, हाँ, और हैवी मशीनरी कोई न्यू इंट्रोड्यूस होती है, कोई नया कानून आता है, ठीक है, उसको फॉलो करना हो, कोई गवर्नमेंट के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई नई चीज़ आई हो, ठीक है, इक्विपमेंट्स के हवाले से, तो कोई भी नई चीज़ आई हो तो लाजमी बात है कि उसकी ट्रेनिंग तमाम को बिठाकर, ठीक है, ये लाजमी उन तक कन्वे हो जानी चाहिए जो भी अपडेट्स वगैरह हों। और कोई भी नया काम करने से पहले पिछली जो कोई रिपोर्ट आपके सामने हो उनका लाजमी मुताला किया जाए कि जो लास्ट प्रोजेक्ट हमारा हुआ था उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थी, उसके क्या रिजल्ट्स, क्या आउटपुट्स थी, प्रोडक्टिविटी उसकी कैसी थी, क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स थे, वो सारे जो है ना आपके सामने हों ताकि जो आइंदा का जो अमल है वो उससे बेहतरीन हो। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी कल्चर एंड कंप्लायंस ऑन रिस्क स्टेट्स। ठीक है, अ सेफ्टी कल्चर रिप्रेजेंट्स द शेयर्ड बिलीव्स, वैल्यूज एंड attitudes towards safety in a workplace. In rig environments, where a single mistake can lead to catastrophic consequences, the importance of fostering a strong safety culture cannot be overstated. वही बात आ गई सारी। कहते हैं सेफ्टी कल्चर आपके जो है ना, सेफ्टी कल्चर पर आपका एतमाद, यकीन, आपके रवैये, ये सारे के सारे और आपके तौर अतवार जो है ना वो सारा का सारा सेफ्टी होना चाहिए। नहीं कि आपके यूं समझ लें कि अप, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू अप, ठीक है, एक इंफरादी एक इंसान में भी और पूरी मैनेजमेंट में भी सेफ्टी कल्चर का जो है ना वो फरोग होना चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं कि रिगिंग के इन्वायरमेंट में, जो ऑयल एंड गैस की फील्ड्स होती हैं वहाँ रिगिंग के इन्वायरमेंट्स में, जिस तरह शुरू में हमने बात की कि ये बड़ा रिस्की एक वर्क होता है, इस रिगिंग के इस इन्वायरमेंट में कहते हैं एक छोटी सी गलती आपको एक बहुत बड़े जो है खतरात की तरफ लेकर जा सकती है। तो इसलिए इस चीज़ में, हेल्थ एंड सेफ्टी में कोई आपने जो है वो कोताही बर्दाश्त नहीं करनी। व्हाट इज सेफ्टी कल्चर?
A safety culture is not just about following rules, it's about creating a mindset where every worker is committed to their own safety and that of their colleagues. बात पहले भी डिस्क्राइब हो गई थी कि सेफ्टी कल्चर क्या है। कहते हैं सेफ्टी कल्चर ये नहीं है कि आप रूल्स को फॉलो करें बस, ठीक है, कि जब कोई देख रहा है तो आप रूल को फॉलो कर रहे हैं, जब कोई नहीं देख रहा तो बस आप अपने जो है ना वो शॉर्टकट तरीके अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। रूल इज रूल। आपने जो भी प्रोसेस करना है, वर्क करना है, तो बेशक कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, कैमरा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, आपने जो है वो रूल्स को फॉलो करना है, उस प्रोसेस को फॉलो करना है, उसी के थ्रू आपने काम करना है, ठीक है। कहते हैं ये एक एक वर्कर तक जो है ना वो ये चीज़ कन्वे होनी चाहिए, कमिटेड होना चाहिए, हर बंदा इसका जिम्मेदार होना चाहिए। इट इंक्लूड्स प्रोएक्टिव बिहेवियर, open communication and the reporting of near misses and hazards without fear of retaliation. Components of a positive safety culture. कहते हैं पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। एक है मैनेजमेंट कमिटमेंट, लीडरशिप मस्ट एक्टिवली सपोर्ट सेफ्टी इनिशिएटिव्स एंड लीड बाय एग्जांपल, ठीक है। कहते हैं जो लीडरशिप है ना टॉप वाली, कहते हैं जिस तरह बड़े होंगे तो वैसे ही फिर नीचे छोटे वाले भी काम करेंगे, ठीक है। बड़े अगर जो है ना वो जिम्मेदार नहीं है, कमिटमेंट नहीं है सेफ्टी कल्चर से, तो फिर नीचे जो एंड यूजर तक, एंड लेबर तक, ठीक है, वो फिर सारे फिर इसी तरह इसको लाइट लेंगे। वर्कर एंगेजमेंट, इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग अबाउट सेफ्टी प्रोसीजर्स। कहते हैं आप कोई भी सेफ्टी प्रोसीजर आप डिजाइन कर रहे हो, कोई मीटिंग कर रहे हो, ठीक है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो तमाम वर्कर्स को एंगेज करें उसके अंदर, ताकि सब जो है ना एक वन पॉइंट एजेंडा के ऊपर सब मुत्तफिक हों। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, लर्निंग फ्रॉम इंसिडेंट्स एंड कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग प्रोसीजर्स, ठीक है। ये मैं जिस तरह पहले बता चुका हूँ आपको कि पिछली रिपोर्ट जो है ना वो आपके सामने हो, ठीक है, और उसके मुताबिक जो है ना आप कंस्टेंटली इंप्रूव करते जाएं नेक्स्ट टू नेक्स्ट। ओपन कम्युनिकेशन, अ नो ब्लेम इन्वायरमेंट वेयर वर्कर्स कैन रिपोर्ट अनसेफ कंडीशंस। कहते हैं कोई ब्लेम गेम ना करें उस इन्वायरमेंट में, बस कि ये काम उसकी वजह से हुआ, ये काम उसकी वजह से हुआ, ब्लेम गेम नहीं करनी, ठीक है। वहाँ पर जो है क्या होगा कि फिर अनसेफ कंडीशंस रिपोर्ट होंगी। सेफ्टी एज अ कोर वैल्यू, सेफ्टी इज इंटीग्रेटेड इनटू ऑल बिजनेस डिसीजन और ऑपरेशंस। कहते हैं आप कोई भी बिजनेस के डिसीजंस लें या कोई भी ऑपरेशंस करें, सेफ्टी उसके अंदर सरफहरिस्त होना चाहिए, ये उसकी कोर वैल्यू होनी चाहिए। दूसरी बातें फिर बाद में होगी, सबसे पहले जो है वो सेफ्टी कल्चर। इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्लायंस, कहते हैं अब जो है ना कानूनी जो अमलदारी है, ठीक है, जो लीगल वेज हैं गवर्नमेंट गवर्नमेंट की तरफ से, या ये जो अमल आप रिगिंग कर रहे हैं, इसके जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको उसके क्या फायदे होंगे, ठीक है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। लीगल ऑब्लिगेशन, नॉन कंप्लायंस कैन लीड टू फाइन्स, शटडाउन्स और लॉस ऑफ ऑपरेटिंग लाइसेंस। कहते हैं अगर ऐसी कंपनी है जो बिल्कुल रूल्स को फॉलो नहीं करती, ठीक है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो नहीं करती, और जो गवर्नमेंट है जिस गवर्नमेंट के जिस मुल्क में वो है और उस मुल्क के कवानीन को भी वो फॉलो नहीं करती, तो वो क्या होगा फिर, उनको फाइन्स होंगी, उनकी कंपनियां जो है वो शट डाउन होंगी, और बहुत ज़्यादा जो है वो ऑपरेटिंग लाइसेंस उनका नुकसान पे जाएगा। ऑपरेशनल कंटिन्यूटी, इंसिडेंट्स कैन halt operations लीडिंग टू डाउन टाइम एंड फाइनेंशियल लॉस, उनका फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा होगा। रेपुटेशन एंड स्टेक होल्डर ट्रस्ट, कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग सेफ्टी रिकॉर्ड्स आर व्यूड फॉर मोर फेवरेबली बाय इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स एंड द पब्लिक, ठीक है। कहते हैं रेपुटेशन, लोग लोग हों या रेगुलेटरी बॉडीज हों, इन्वेस्टर्स हों, कंपनियां हों, वो उन कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देती हैं जिनके रेपुटेशन अच्छा हो, ठीक है, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती हैं। वर्कर मोरल एंड रिटेंशन, अ सेफ इन्वायरमेंट बूस्ट एम्प्लॉय कॉन्फिडेंस एंड रिटेंशन। तो कहते हैं एक मुनासिब जो माहौल होता है काम करने में, एक सेहतमंदाना माहौल होता है, तो वो क्या होता है कि एक एम्प्लॉय के कॉन्फिडेंस में इजाफा करता है और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। आइडेंटिफाई द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पर्सनल मेंटेनिंग रिंग सेफ्टी, ठीक है। रिंग सेफ्टी में जो काम कर रहे हैं लोग, उनकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं। रिंग सेफ्टी इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी
दैट इन्वॉल्व्स मल्टीपल रूल्स। ठीक है, कहते हैं रिस्क सेफ्टी जो है ये एक मजमुई जिम्मेदारी है, किसी एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है जी। जो मुख्तलिफ उमूर के ऊपर जो निगरान हैं वो मुकर्रर होते हैं, फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट टू एंट्री लेवल वर्कर्स। जिस तरह मैंने कहा कि टॉप टू बॉटम, बॉटम टू अप, सारे के सारे जो है ना वो जिम्मेदार हैं इस अमल में। सबको सेफ्टी कल्चर का पता होना चाहिए। डिसीजंस में, मीटिंग्स में, हर जगह सब वन पॉइंट सेफ्टी के हवाले से वो उनको सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियों का, सबको अपने अपने जो है ड्यूटीज का पता होना चाहिए। की पर्सनल एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है। रिक मैनेजर, ये वही जो मैंने शुरू में आप लोगों को जो रिगिंग में, रिगिंग की फील्ड्स में जो लोग काम करते हैं, ये उनके नाम वगैरह आ गए हैं कि इनके नाम वगैरह क्या क्या होते हैं, ये अब सारी उनकी कैटेगरीज आ गई हैं। जिस तरह सेफ्टी फील्ड में सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी मैनेजर, सुपरवाइजर हैं, और इसी तरह एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर, ये सारी चीज़ें अब इसके ये वो नाम शाम सारे आ गए। रिग मैनेजर या टूल पुशर भी कहते हैं। ठीक है। oversees all rig operations, ensure that all work is performed safely and efficiently, coordinates emergency responses and enforces compliance with safety policies। इस तो रिग मैनेजर का काम क्या होता है? तमाम रिग ऑपरेशंस को वो देखता है। ठीक है। और ये इंश्योर करता है कि पूरा काम जो है ना वो सेफली और एफिशिएंटली तरीके से हो रहा है। ठीक है। और वो कोऑर्डिनेशन में रहता है, कांटेक्ट में रहता है इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स के साथ, और इन्फोर्सिस कंप्लायंस और रेगुलेशंस और अथॉरिटी और सेफ्टी पॉलिसीज के बखूबी इल्म होता है उसको। तो इसको रिग मैनेजर या टूल पुशर भी कहते हैं। दूसरा होता है सेफ्टी ऑफिसर या एचएससी कोऑर्डिनेटर, कंडक्ट रिस्क असेसमेंट्स एंड सेफ्टी इंस्पेक्शंस। तो सेफ्टी ऑफिसर क्या करता है? रिस्क असेसमेंट की मीटिंग्स कंडक्ट करता है, सेफ्टी इंस्पेक्शंस को लागू करता है, डेवलप सेफ्टी प्लान्स एंड डिलीवर सेफ्टी ट्रेनिंग देता है, इन्वेस्टिगेट्स इंसिडेंट्स एंड इंश्योर करेक्टिव एक्शंस आर इम्प्लीमेंटिंग। तो ये सेफ्टी ऑफिसर जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी को देख रहा होता है। रिग मैनेजर ओवरऑल तमाम चीज़ों को देख रहा होता है। ड्रिलर्स एंड असिस्टेंट ड्रिलर्स ऑपरेट ड्रिलिंग इक्विपमेंट। ड्रिलर्स और सब असिस्टेंट जो उसके ड्रिलर्स के जो असिस्टेंट होते हैं, एडी जिसको कहते हैं, असिस्टेंट ड्रिलर्स ऑपरेट ड्रिलिंग इक्विपमेंट, जो ड्रिलिंग के इक्विपमेंट्स को वो ऑपरेट करते हैं। फॉलो सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, और काम को रोक देते हैं अगर कोई वहां पर कोई मिस ऐप कोई होता हुआ उनको नजर आ रहा होता है तो। आगे फिर है जी रफ नेक्स एंड रोस्ट अबाउट्स। शुरू में भी मैंने आपको कहा था रफ नेक्स कौन होते हैं और रोस्ट अबाउट्स कौन होते हैं। परफॉर्म मैनुअल लेबर ऑन द रिग फ्लोर। ठीक है। तो इसमें मैंने आपको रफ नेक जो है, रफ नेक वो होते हैं वो जो जिसको ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स सारी चीज़ों का पता होता है उसको। ठीक है। उसको एक एक्सपीरियंस मैन होता है, तजर्बाकार बंदा होता है। ठीक है। जो उस ड्रिलिंग का जो काम हो रहा होता है वो इसका टीम का हिस्सा होता है, उसको रफ नेक्स कहते हैं। रोस्ट अबाउट शुरू में मैंने कहा था कि रोस्ट अबाउट जो है ना लेबर टाइप, जो सफाई शफाई का काम करता है, सामान सामान आगे पीछे मुंतकिल करता है, जो आपको बेसिक लेवल की जो है ना कॉपरेशन देता है, उसको रोस्ट अबाउट कहा जाता है। वियर एंड मेंटेन पीपीई जिन्होंने पहने हो, रिपोर्ट हैजर्ड्स टू सुपरवाइजर्स, ये सुपरवाइजर्स को जो हैजर्ड्स हैं वो रिपोर्ट करते हैं। मेडिक्स एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स,
ठीक है। मेडिक्स और इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स होते हैं जो फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं, इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनको मेडिक्स कहा जाता है। और मेंटेन मेडिकल सप्लाईज एंड इमरजेंसी रिस्पांस प्लान्स, ठीक है, इनको मेडिक्स और इमरजेंसी रिस्पॉन्डर कहा जाता है। इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस भी इस फील्ड का हिस्सा होते हैं, जो डिज़ाइन करते हैं, मेंटेन करते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं मैकेनिकल जो मशीनरी है उनको, और सेफ इक्विपमेंट को जो है ना, यानी कि जितनी उसके अंदर इक्विपमेंट्स यूज़ हो रही होती हैं, वो उन इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस का काम होता है कि उनको लुक आफ्टर करें, उनको चेक करें, और उसके अंदर जो है प्रोज एंड कॉन्स को देखें। इंश्योर आल टेक्निकल ऑपरेशंस को अप्लाई विद सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस का काम होता है कि जो तमाम टेक्निकल ऑपरेशंस को देखती है, ये यकीन दहानी कराती है कि वो बाकायदा सेफ्टी स्टैंडर्ड के मुताबिक काम हो रहा है। Contractors and visitors must receive induction meeting, must receive induction training, follow site-specific safety rules and procedures, be accompanied by authorized personnel if not fully trained. तो कॉन्ट्रैक्टर्स और विजिटर्स जो हैं उनके दरमियान में उनका ट्रेनिंग होनी चाहिए, और ऑन साइट उनका जो है वो विजिट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे जो है ना ये इस टीम का हिस्सा है। अच्छा जी, हम पढ़ रहे थे SWA, स्टॉप वर्क अथॉरिटी। गुड। एवरी वर्कर हैज द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टॉप एनी एक्टिविटी। जिस तरह हमने पहले बात की कि हर वर्कर की जो है ना जिम्मेदारी है कि इस फील्ड में कि अगर उनको कोई ऐसी कोई मिस ऐप नजर आती है तो वो स्टॉप कर सकते हैं। ये बाकायदा एक लॉ है। ठीक है, स्टॉप वर्क अथॉरिटी SWA। इंसिडेंट रिपोर्टिंग, टाइमली रिपोर्टिंग, टाइमली रिपोर्टिंग ऑफ हैजर्ड नियर मिसेज, और इस तरह ये बात भी हमने कर ली। और पार्टिसिपेशन इन ड्रिल्स एंड ट्रेनिंग, तो तमाम पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं रिग ऑपरेशंस में वो हिस्सा ले रहे हैं, तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बाकायदा शेड्यूल जितनी भी सेफ्टी ड्रिल्स होती हैं, जो प्रैक्टिसेस वगैरह होती हैं, और जो इस तरह के रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, जो आज का ये कोर्स भी उसका हिस्सा है, तो लाजमी जो है उसके अंदर वो हिस्सा लें ताकि नई से नई चीज़ों का पता चल सके, नया इल्म हासिल हो सके, कोई नई चीज़ हो, नई इक्विपमेंट हो, नई कोई लॉ हो, कोई स्टैंडर्ड हो, उसके बारे में पता चल जाता है।